Assalamu alaikum students. Today I am going to discuss the topic that is some features of organic compounds. तो students आज features of organic compounds को हम discuss करेंगे. तो features में basically features का क्या मतलब है, properties या characteristics. तो जब हम organic compounds की जो खसूसियात को जब हम discuss करते हैं तो हम उन्हीं को features कहते हैं, उन्हीं को हम features भी कहते हैं. या आपसे question किया जाए कि properties of organic compounds लिखें, या आपसे ये कहा जाए कि characteristics organic compounds की represent करें, तो उसके लिए आप जो है ये सारी characteristics डिस्कस करेंगे. तो इसमें सबसे पहले स्टूडेंट्स में आप लोगों से जो फर्स्ट इसकी कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या है कि पेक्यूलियर नेचर ऑफ कार्बन. कार्बन की जो है वो पेक्यूलियर नेचर जो है उसको हम डिस्कस करेंगे. तो पेक्यूलियर जो वर्ड है इसका क्या मतलब है स्टूडेंट्स? पेक्यूलियर कहते हैं एक स्पेशल या स्पेसिफिक या एबनॉर्मल या अनॉमलस, डिफरेंट बाकियों से जो है बाकी जो फैमिली है या बाकी जो ग्रुप है अपनी यानी कि जिस ग्रुप से वो एलिमेंट बिलोंग कर रहा है उससे जो है वो अपना डिफरेंट बिहेवियर ज़रा सा शो करना, तो इसी को हम क्या कहते हैं, पेक्यूलियर कहते हैं. ठीक है. तो अब स्टूडेंट्स यहाँ पर जो फर्स्ट करेक्टरिस्टिक है वो क्या है, पेक्यूलियर नेचर ऑफ कार्बन. मतलब कार्बन जो है वो अपने बाकी जो कॉन्जनर्स हैं, मतलब बाकी जो ग्रुप मेंबर्स हैं उनसे क्या कर रहा है, डिफरेंट बिहेवियर शो कर रहा है, पेक्यूलियर बिहेवियर शो कर रहा है, एक ख़ास या स्पेसिफिक आप कह सकते हैं वो बिहेवियर शो कर रहा है. सो ये जो बिहेवियर है उसको हम वो क्या है, कैटिनेशन है. कैटिनेशन का क्या मतलब है, मैं भी इसको एक्सप्लेन करती हूँ आपको. तो क्या होता है कि कैसे डिफरेंट बिहेवियर शो कर रहा है कि द सेल्फ लिंकिंग एबिलिटी ऑफ कार्बन, कि कार्बन के अंदर क्या होता है कि सेल्फ लिंकिंग एबिलिटी पाई जाती है. सेल्फ लिंकिंग का क्या मतलब है कि कार्बन के अंदर एबिलिटी क्या है कि एक कार्बन दूसरे कार्बन एटम के साथ जो है वो बॉन्ड बनाता है. ठीक है. तो ये प्रॉपर्टी जो है वो आपको जो है वो किसके अंदर दिखने में नज़र आती है, कार्बन टू कार्बन बॉन्ड जो है, ये कार्बन एटम जो है वो दूसरे कार्बन एटम के साथ बॉन्ड बनाता है. तो इस तरह से वो फर्दर कार्बन एटम के साथ बॉन्ड बनाता है और इस तरह से आपको जो है वो लॉन्ग चेन जो है कार्बन एटम्स की मिल जाती है. ठीक है. तो ये लॉन्ग चेन यानी कि सिर्फ ये प्रॉपर्टी जो है वाहिद कार्बन के अंदर जो है, पूरे पीरियोडिक टेबल में अगर आप देखें तो कार्बन के अंदर जो है ये सेल्फ लिंकिंग एबिलिटी है, यानी कि अपने ही एटम के साथ जो है वो लिंक करने की प्रॉपर्टी मौजूद है. सो इसी को हम क्या कहते हैं, कैटिनेशन कहते हैं. क्या कहते हैं, कैटिनेशन कहा जाता है कि सेल्फ लिंकिंग एबिलिटी ऑफ कार्बन इज कॉल्ड एज कैटिनेशन. तो ये स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में. इसी वजह से जो है ये प्रॉपर्टी होने की वजह से ही ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं अभी तक फॉर्म हो चुके हैं. तो सिर्फ और सिर्फ ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ कैटिनेशन, यानी कि उसके अंदर कैटिनेशन की प्रॉपर्टी होने की वजह से जो है आपको मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो उनकी जो है वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो मिलती है. तो स्टूडेंट्स ये जैसे कि मैंने भी आपसे डिस्कस किया कि ये कार्बन टू कार्बन जो है वो चेन की फॉर्म में भी इस तरह से इसके अंदर लिंक करने की एबिलिटी है. इसके अलावा जो है ये कार्बन टू कार्बन जो है वो चेन के बजाय जो है ये कार्बन टू कार्बन एटम जो हैं वो एलिमेंट्स जो हैं वो कार्बन टू कार्बन जो है वो अरेंज होता है, रिंग की फॉर्म में भी अरेंज हो सकता है. ठीक है. सो ये इसी वजह से ये लॉन्ग चेन्स या रिंग्स भी बना सकते हैं. ठीक है. सो इसको अब मैं आपसे मज़ीद डिस्कस कर लेती हूँ. इस जो टर्म मैंने भी आपको बताई है, तो क्या है कि कार्बन हैज़ द एबिलिटी टू लिंक विद अदर कार्बन एंड फॉर्म लॉन्ग चेन्स एंड रिंग्स. तो जैसे कि मैंने भी बताया स्टूडेंट्स के कैटिनेशन क्या है कि सेल्फ लिंकिंग एबिलिटी होने की वजह से ही कार्बन जो है वो क्या कर रहा है, लॉन्ग चेन्स और रिंग्स की फॉर्म में जो है ये लिंक कर रहा होता है. ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी ऑफ कैटिनेशन कार्बन फॉर्म्स मिलियंस ऑफ कंपाउंड. सो इस प्रॉपर्टी होने की वजह से, यानी कि कैटिनेशन की एबिलिटी इसके अंदर होने की वजह से, तो ये मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हैं अभी तक जो हैं वो सिंथेसाइज हो चुके हैं. इसके अलावा जो है कार्बन ऑल्सो फॉर्म्स स्टेबल सिंगल एंड मल्टीपल बॉन्ड. सिंगल बॉन्ड भी ये बनाता है, डबल बॉन्ड भी ये बनाता है, ट्रिपल बॉन्ड भी बनाता है. इसके अलावा मल्टीपल बॉन्ड्स भी बनाता है विद अदर एटम्स लाइक ऑक्सीजन के साथ भी ये बॉन्डिंग कर सकता है, नाइट्रोजन के साथ भी, सल्फर के साथ भी, और इस तरह से डिफरेंट साइज़ के और डिफरेंट शेप या डिफरेंट स्ट्रक्चर्स के जो है ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाने में जो है वो अहम रोल अपना प्ले करता है. इसके अलावा जो इसके अंदर स्टूडेंट्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की जो सेकंड जो है फीचर है ऑर्गेनिक कंपाउंड का, वो क्या है, नॉन आयनिक नेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. नॉन आयनिक नेचर का क्या मतलब है कि इसके अंदर जो है वो आयनिक बॉन्ड जो है वो
मौजूद नहीं है। नॉन आयनिक मतलब आयनिक नहीं है ये। तो स्टूडेंट्स आपको पता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर, जैसे कि मैंने भी आपसे डिस्कस किया कि इनके अंदर क्या होता है, कार्बन टू कार्बन जो है वो बॉन्ड मौजूद होता है। ठीक है, कार्बन टू कार्बन बॉन्ड होने की वजह से, कार्बन टू कार्बन बॉन्ड होने की वजह से ये क्या हो जाते हैं, ये नॉन पोलर जो है ये हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर पोलैरिटी डिफरेंस नहीं होता। ठीक है, या आप कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो है वो मौजूद नहीं होता। तो इसी वजह से ये क्या होते हैं, कवलेंट होते हैं। किस नेचर के होते हैं, कवलेंट होते हैं। कवलेंट होने की वजह से ये जो आपको आयनिक रिएक्शंस नहीं देते। ठीक है, सो आपसे अगर ये कहा जाए कि इसके अंदर जो है वो नॉन आयनिक नेचर है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, तो मतलब उसके अंदर कौन सा बॉन्ड होगा, तो आपने बताना है कि ये क्या होते हैं, जनरली कवलेंट होते हैं। तो कवलेंट बॉन्ड इनके अंदर होता है और इसी वजह से हम इनको कहते हैं कि ये कवलेंट कंपाउंड्स हैं। तो आपके जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वो कवलेंट कंपाउंड्स होते हैं। सो देयरफॉर दे डू नॉट गिव आयोनिक रिएक्शंस। तो इसी वजह से ये आपको आयोनिक रिएक्शंस नहीं देते। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं थर्ड प्रॉपर्टी की तरफ या थर्ड फीचर की तरफ आते हैं। तो वो क्या है स्टूडेंट्स, कि सिमिलैरिटी इन बिहेवियर में सिमिलैरिटी का क्या मतलब है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं इनके अंदर बहुत ज़्यादा क्लोज सिमिलैरिटीज़ जो हैं वो पाई जाती हैं, बहुत ज़्यादा सिमिलर हैं एक ऑर्गेनिक कंपाउंड दूसरे ऑर्गेनिक कंपाउंड से। और मतलब हमने इनको डिफरेंट जो है वो सीरीज़ में हम लोगों ने इनको क्लासीफाई कर दिया है, डिवाइड कर दिया है। और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं इनको हमने स्टूडेंट्स कैसे डिवाइड किया, इनटू डिफरेंट होमोलोगस सीरीज़ में हम लोगों ने जो है वो फ्यू होमोलोगस सीरीज़ में हम लोगों ने इनको डिवाइड किया, जैसे अल्कोहल्स को, हाइड्रोकार्बन्स वगैरह को। अब स्टूडेंट्स होमोलोगस सीरीज़ क्या है, तो क्या होता है कि आपके पास जो सीरीज़ है, लेट्स सपोज में अभी यहाँ पर आपसे डिस्कस कर लेती हूँ कि क्या है कि आपके पास जो एक यूनिट है, लेट्स सपोज के मैं बात करती हूँ अल्केन की। अल्केन सीरीज़ ये आप लोगों ने पढ़ी हुई है, अल्केन सीरीज़, अल्कीन सीरीज़ एंड अल्काइन सीरीज़। ठीक है, तो ये स्टूडेंट्स क्या है कि जो चैप्टर नंबर 8 में मैंने आप लोगों से ये डिस्कस किया हुआ है कि अल्केन जो है वो मतलब होमोलोगस सीरीज़ ही ये पूरी इनकी चलती है। तो आपको पता है कि जनरल अगर हम बात करें तो अल्केन्स हैं CnH2n+2, इनका जनरल फार्मूला है। ठीक है, तो ये इसके अंदर हम फर्स्ट एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं इथेन की। ठीक है, तो अब आपको पता है कि इसके अंदर जो कार्बन है वो कितने हैं, 2 हैं, और H जो है वो कितने हैं, 6 हैं। ठीक है, अगर हम इसको 2 लिखें ना तो ये इसके रिस्पेक्ट से ये C2H6 बनता है। तो अब एक यूनिट जो है वो अल्केन के अंदर जो है इथेन है, जैसे मैंने एग्जांपल दी है कि इथेन की मैंने बात की है, या आप स्टूडेंट्स इसको मीथेन भी ले सकते हैं, पहले वाला ले सकते हैं मीथेन। अब मीथेन क्या है, CH4 है, जो दूसरी यूनिट है इथेन जो है वो C2H6। तो ये स्टूडेंट्स डिफरेंट है एक यूनिट दूसरी यूनिट से बाय CH2 ग्रुप से। ठीक है, किस ग्रुप से, CH2 ग्रुप से। कहने का क्या मतलब है कि अगर CH4 के अंदर हम CH2 को ऐड कर दें तो आपके पास जो नेक्स्ट जो सीरीज़ में कंपाउंड आएगा वो क्या होगा, C2H6, उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला का, जिसको हम क्या कह रहे हैं, इथेन। अब इसको आप देख भी सकते हैं ऐसे कि CH4 के अंदर अगर हम CH2 को ऐड करें, ठीक है, तो ये 2 कार्बन हो गए C2 और H4, और ये +2 कितने हो गए, H6। तो आप देख रहे हैं कि ये इथेन आ गया। ठीक है, फिर इसी तरह अगर हम C2H6 के अंदर मज़ीद हम ऐड करें CH2 को, तो आपके पास जो है वो नेक्स्ट जो है वो कंपाउंड आ जाएगा, जैसे कि वो क्या हो जाएगा, C3H8 हो जाएगा, जिसको हम क्या कहते हैं, प्रोपेन कहते हैं। इसी तरह नेक्स्ट अगर हम इसके अंदर मज़ीद ऐड करें CH2 को, तो हमारे पास जो है वो ब्यूटेन आ जाएगा, दैट इज़ C4H10। तो इस तरह से स्टूडेंट्स एक यूनिट जो है वो दूसरी यूनिट से किस यूनिट से डिफरेंट है, CH2 ग्रुप से वो वेरी कर रही है। सो इसी वजह से इस जो सीरीज़ एक यूनिट से दूसरी यूनिट से एक जो है CH2 यूनिट से डिफ़र कर रही है एक मेंबर दूसरे एडजेसेंट मेंबर से, तो इसको हम क्या कहते हैं, होमोलोगस सीरीज़ कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, हम होमोलोगस सीरीज़ कहते हैं। और इन ये जो इंडिविजुअल मेंबर्स हैं इनको हम क्या बोलेंगे, इंडिविजुअल मेंबर्स को हम होमोलोग्स कहेंगे। क्या कहेंगे, होमोलोग्स कहेंगे। ये तो बात स्टूडेंट्स हमने की अल्केन के अंदर। इसी तरह अगर हम अल्कीन के अंदर देखें तो उसके अंदर भी यानी कि CnH2n उसके अंदर जनरल फार्मूला होता है। तो अगर Cn जो है, लेट्स सपोज हमारे पास जो है वो C2 है और H कितना हो जाएगा, 4 है। तो अगर इसके अंदर हम CH2 यूनिट ऐड करें तो हमारे पास जो नेक्स्ट मेंबर आएगा वो क्या होगा, C3, और H कितने होंगे, 4 और +2 6, तो C3H6। तो ये आप देख सकते हैं कि स्टूडेंट्स ऐसा ही होता है कि आपके पास जो इथीन के बाद जो नेक्स्ट मेंबर होता है वो प्रोपीन होता है और उसका यही फार्मूला होता है C3H6। तो मैंने भी आपसे बताया कि अगर हम होमोलोगस सीरीज़ की बात करते हैं
या होमोलॉग्स की बात करते हैं तो एक मेंबर दूसरे एडजेसेंट मेंबर से किस यूनिट से वेरी कर रहा होता है, डिफरेंट होता है, CH2 यूनिट से। ठीक है, तो ये बात आपने इसके अंदर याद रखनी है कि CH2 यूनिट से या आप कह सकते हैं कि 14 जो है वो एटॉमिक मास जो है उसके यूनिट से जो है इसमें डिफरेंस होता है। 14 कैसे कि 12 कार्बन का और 2 हाइड्रोजन, तो 14 जो है इस तरह से आपके पास बन रहा है। तो ये स्टूडेंट्स थी होमोलॉगस सीरीज़ की बात, मैंने आप लोगों से डिस्कस किया, होमोलॉग्स की बात की। तो होप्स हो कि ये जो पॉइंट है वो आपको क्लियर हो गया है कि ये पॉइंट जो है वो आपका क्लियर हो गया कि हमने यहाँ पर जो टर्म यूज़ किया होमोलॉगस सीरीज़ वो इसका क्या मतलब है। तो अब स्टूडेंट्स इसके अंदर जो जैसे कि हाइड्रोकार्बन्स हैं, अल्कोहल्स हैं, इस तरह से इनकी डिफरेंट जो है वो आपको सीरीज़ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की नज़र आएंगी होमोलॉगस सीरीज़। नेक्स्ट क्या है कि द मेंबर्स ऑफ होमोलॉगस सीरीज़ शो ऑलमोस्ट सिमिलर बिहेवियर। अब ये सिमिलर बिहेवियर क्यों शो कर रहा है, जैसे मैंने आपको बताया कि अल्केन्स की अगर हम बात करें तो मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ये यूनिट्स जो हैं वो क्या है, एक दूसरे से बहुत ज़्यादा सिमिलर बिहेवियर शो कर रही हैं, इसी वजह से इनको एक सीरीज़ के में जो है हम लोगों ने अरेंज कर दिया है। ठीक है, और दूसरा नेक्स्ट क्या पॉइंट है कि द स्टडी ऑफ ऑल द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इज नॉट नेसेसरी, ओनली स्टडी ऑफ फ्यू होमोलॉगस सीरीज टेल्स अस द बिहेवियर ऑफ ऑल द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। और इसी वजह से स्टूडेंट्स क्या होता है कि हमें बहुत ज़्यादा जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स उनको स्टडी नहीं करना पड़ता, बल्कि हम इन्हीं होमोलॉगस सीरीज़ की बेसिस पे जो है हम बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को स्टडी कर लेते हैं। मतलब इन होमोलॉगस सीरीज़ की बेसिस पे हम जो है वो हमें सारे जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनके बिहेवियर को जो है बिहेवियर के बारे में हमें बता देती है। तो इस तरह से हमें बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बल्कि हम एक सीरीज़ को के थ्रू जो है उनकी जो करैक्टरिस्टिक्स हैं या प्रॉपर्टीज़ हैं हम उनको डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, या हमें उसके बारे में पता चल जाता है। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास फोर्थ प्रॉपर्टी जो है वो क्या है, कम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट इसकी प्रॉपर्टी है कि कम्प्लेक्सिटी क्यों है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। तो जैसे कि स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया कि ये जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं क्या होते हैं, ये इनके अंदर ये लार्ज साइज के होते हैं। ठीक है, वेरी लार्ज साइज के होते हैं और इनका जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वो बहुत ही कम्प्लेक्स हो जाते हैं। लार्ज साइज होने की वजह से इनके अंदर जो है वो कम्प्लेक्सिटी आ जाती है, कम्प्लेक्स इनके स्ट्रक्चर्स होते हैं। जैसे कि मैं एग्जांपल देती हूँ, स्टार्च की एग्जांपल ले लेते हैं, हम प्रोटीन्स की ले लेते हैं। इसके अलावा भी आपके पास कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, फैट्स हैं, लिपिड्स हैं, ये सब के सब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। तो अब क्या होता है कि इनके अंदर जो जैसे स्टार्च, मैंने स्टार्च की बात कर लेती हूँ, तो इसका फॉर्मूला क्या है, C6H10O5 होल N। तो N यूनिट जितनी भी आप उसके लिहाज से आप ले सकते हैं। तो अब क्या है कि आप देखें कि इसके अंदर इतने ज़्यादा इसका जो फॉर्मूला है वो ये है। तो इससे क्या एन जो है वो क्या है, वेयर एन में भी सेवरल थाउजेंड, इसमें जो एन है वो सेवरल थाउजेंड है। अब आप खुद सोचें कि इतना ज़्यादा जो है वो अगर इसके अंदर इसका फॉर्मूला जो है वो सेवरल थाउजेंड, एन जो है वो सेवरल थाउजेंड है, तो इसका जो फॉर्मूला में आपको अब देखा आपने कि वो कितना ज़्यादा जो है वो आपको इससे पता चल रहा है कि जो फॉर्मूला है वो भी कॉम्प्लेक्स है। तो स्ट्रक्चर आप खुद सोचें कि वो कितना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होगा। ठीक है, यानी कि बहुत ज़्यादा लार्ज साइज जो होगा इसका स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, तो इसी वजह से हम कहते हैं कि ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वो कम्प्लेक्सिटी शो करते हैं, क्योंकि उनका स्ट्रक्चर जो होता है वो कम्प्लेक्स होता है। इसके अलावा प्रोटीन्स भी जो हैं वो भी कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, इसी तरह कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो भी कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स हैं, प्रोटीन्स हैं वो भी कॉम्प्लेक्स, प्रोटीन्स का मैंने भी बता दिया प्रोटीन्स। इसी तरह फैट्स जो हैं वो भी कम्प्लेक्स जो है वो उनके भी स्ट्रक्चर्स जो होंगे वो कम्प्लेक्स हैं। सो दे मॉलिक्यूलर मास रेंज फ्रॉम फ्यू थाउजेंड्स टू मिलियंस। तो इसी वजह से इनके कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होने की वजह से इनका जो मैस है, मॉलिक्यूलर मैस, वो भी मिलियंस, फ्यू थाउजेंड से वो किस में चला जाता है, मिलियंस में। ठीक है, मतलब उसकी अगर हम रेंज देखें तो वो थाउजेंड से फ्यू थाउजेंड से मिलियंस में उनकी रेंज जो है ये होती है। ठीक है, तो ये होप्स हो कि स्टूडेंट्स आपको ये फर्स्ट फोर प्रॉपर्टीज़ मैंने आपसे डिस्कस की हैं, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया है। अब हम स्टूडेंट्स नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है फिफ्थ प्रॉपर्टी, दैट इज़ आइसोमेरिज्म, इसको मैं आपसे डिस्कस करती हूँ। जिसमें क्या होता है कि आइसोमेरिज्म, इसको चैप्टर के एंड में अगर आप देखेंगे तो ये मैंने इसको कंप्लीट जो है स्टूडेंट्स ये मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है कि आइसोमेरिज्म क्या होता है कि ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिनका सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है लेकिन उनका डिफरेंट स्ट्रक्चर होता है, डिफरेंट स्ट्रक्चर फार्मूला। तो इसी वजह से हम उनको क्या कहते हैं कि आइसोमर्स, और इस फिनोमिना को हम क्या कहते हैं, उन कंपाउंड्स को हम आइसोमर्स कहते हैं जिनके अंदर सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला हो लेकिन डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हों। तो उसको हम उनको कंपाउंड्स को हम आइसोमर्स कहते हैं और उस फिनोमेना को हम क्या कहते हैं, आइसोमेरिज्म कहते हैं। तो स्टूडेंट्स इसको अब मैं आपसे डिस्कस करने लगी हूँ।
तो स्टूडेंट्स इसके अंदर मैं एग्जांपल आप लोगों को दे देती हूँ। तो पहले ये मैं इसको मार्क कर लूँ पॉइंट्स को, जो मेन पॉइंट्स हैं इसके अंदर, कि इनके अंदर क्या होता है, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है और डिफरेंट इनके अंदर स्ट्रक्चर्स होते हैं। ये 2 पॉइंट्स आपने याद रखने हैं कि डिफरेंट स्ट्रक्चर और सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो ऐसे कंपाउंड्स को हम आइसोमर्स कहते हैं और इस फिनोमेना को हम आइसोमेरिज्म कहते हैं। और ये बहुत ज़्यादा कॉमन प्रॉपर्टी है जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में पाई जाती है। तो अब स्टूडेंट्स मैं एग्जाम्पल के थ्रू भी आपको ये बता देती हूँ, पॉइंट क्लियर कर देती हूँ। जैसे कि मैं एक एग्जाम्पल लेती हूँ, आपके पास है एक एग्जांपल ले लेते हैं हम ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन की। अब देखें जो आपके पास ब्यूटेन है वो क्या होता है, CH3 CH2 एंड CH3, ये आपके पास ब्यूटेन है, ठीक है। इसे हम एन ब्यूटेन भी कहते हैं, नॉर्मल ब्यूटेन क्योंकि स्ट्रेट चेन है। अब ब्यूटेन क्यों कह रहे हैं, क्योंकि 4 कार्बन है, 1 2 3 एंड 4 कार्बन है, तो इसी वजह से ब्यूटेन का है, और सिंगल बॉन्ड्स है तो इसी वजह से एन का, तो एन ब्यूटेन नॉर्मल ब्यूटेन है ये। अब इसको स्टूडेंट्स अगर हम देखें कंपेयर करें आइसोब्यूटेन से, तो इसमें क्या फॉर्मूला होता है, CH3 CH, फिर यहाँ पर भी CH3 और फिर CH3, ठीक है। तो ये जो है इसका फॉर्मूला होता है CH3 सिंगल बॉन्ड CH, फिर सिंगल बॉन्ड CH3 और फिर CH3। तो ये आप देखें अगर स्टूडेंट्स, तो इन दोनों के अंदर दोनों इसका नाम क्या है, आइसोब्यूटेन। ये फर्स्ट वाला जो है वो एन ब्यूटेन है, दूसरा जो है वो आइसोब्यूटेन है। अब स्टूडेंट्स इनके अंदर मॉलिक्यूलर फार्मूला अगर हम देखें तो क्या होता है, इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला C4H10 होता है, ठीक है। आप देखें इसके अंदर पहला कार्बन, दूसरा, तीसरा और चौथा 4 कार्बन है, और हाइड्रोजन कितने हैं, 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये C4H10 बना, ठीक है। अगर हम दूसरे वाले को देख लें, अब आइसोब्यूटेन को भी देखें, तो इसके अंदर कार्बन कितने हैं, 1 2 3 एंड 4, 4 कार्बन है, और हाइड्रोजन देखें तो 3 3 6 3 9 और ये 10। तो आपने देखा कि इनके अंदर दोनों के अंदर सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला है। क्या मॉलिक्यूलर फार्मूला है, C4H10, तो दे हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, लेकिन स्ट्रक्चर जो है वो इनका क्या है, डिफरेंट है। सो इसी वजह से हम कहते हैं कि ये दोनों क्या है, आइसोमर्स हैं एक दूसरे के, और इस फिनोमेना को हम क्या कहते हैं, आइसोमेरिज्म कहते हैं। तो होप सो कि स्टूडेंट्स ये आपको पॉइंट क्लियर हो गया है। इसके अलावा भी जो है इसको मजीद एग्जाम्पल्स मैंने इसकी दी हुई हैं, टॉपिक आइसोमेरिज्म। जब आप इसका फुल टॉपिक आइसोमेरिज्म को स्टडी करेंगे तो उसमें आप जो है ये मजीद एग्जाम्पल्स को भी मैंने जो डिस्कस किया वो भी आप लोगों को होप सो के क्लियर होंगी। तो अब स्टूडेंट्स मैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ चलती हूँ, जो कि क्या है, रेट्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस। तो रेट्स की तरफ आते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो कि हमारी 6th प्रॉपर्टी है, उसको मैं डिस्कस करती हूँ आपसे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर लिखा है जैसे कि ऑर्गेनिक रिएक्शंस आर जनरली वेरी स्लो। तो रेट क्या होता है स्टूडेंट्स, टाइम, यानी कि कितना टाइम जो है वो लग रहा है ऑर्गेनिक रिएक्शंस को होने में। तो अब क्या होता है कि ऑर्गेनिक रिएक्शंस जो होते हैं ये वेरी स्लो होते हैं। अब स्लो होने के लिए आपके माइंड में खुद ही एक इसकी रीज़न आ गई होगी कि ऑर्गेनिक रिएक्शंस जो होते हैं वो क्यों स्लो होते हैं, क्योंकि आपको पता है स्टूडेंट्स, मैंने भी आपसे डिस्कस किया कि इनके स्ट्रक्चर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, कम्प्लेक्स होते हैं। जब स्ट्रक्चर्स जो होंगे कम्प्लेक्स होंगे, यानी कि लार्ज साइज्ड मॉलिक्यूल्स हैं, तो क्या होगा कि इसी वजह से ये इनके जो रिएक्शंस होंगे वो क्या होंगे, बहुत ही स्लो होंगे। और आप खुद ऑटोमेटिकली सोचें कि जब रिएक्शंस स्लो होंगे तो आपके पास जो प्रोडक्ट आएगी वो भी आहिस्ता आहिस्ता आएगी। तो इसी वजह से जो इनकी यील्ड्स होती हैं, यानी कि जो प्रोडक्ट्स होती हैं, यील्ड यानी कि जो आपके पास प्रोडक्ट होती है इसकी वो क्या होती है, लो हो जाती है, यानी कि लो आपको बहुत ही कम मिलेगी। क्योंकि जब रिएक्शंस ही स्लो होंगे तो आहिस्ता आहिस्ता रिएक्शन होंगे तो आहिस्ता आहिस्ता आपको प्रोडक्ट मिलेगी ना। तो इसी वजह से प्रोडक्ट्स या यील्ड्स जो होंगी वो इसकी यील्ड जो होगी वो क्या होगी, लो हो जाएगी। और अब इसके पीछे क्या रीज़न है कि यील्ड क्यों लो है, इट इज़ ड्यू टू द मॉलिक्यूलर नेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो आपको पता है कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं ये मॉलिक्यूलर फॉर्म में जो है वो पाए जाते हैं, बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में। सो इसी वजह से यही रीज़न है इसकी मॉलिक्यूलर नेचर की वजह से, यानी कि जो है इनके कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स होते हैं, मॉलिक्यूलर नेचर कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स होने की वजह से इनके जो रिएक्शंस होंगे वो स्लो हो जाएंगे, और स्लो होने की वजह से इनकी यील्ड जो होंगी वो लो हो जाएंगी, ठीक है। तो ये इसकी रीज़न थी मॉलिक्यूलर नेचर। और अब स्टूडेंट्स हमारे पास लास्ट प्रॉपर्टी जो है या लास्ट आप कह लें कि जो फीचर है ऑर्गेनिक कंपाउंड का, मैं उसको डिस्कस करने चाह रही हूँ, जो कि क्या है, सॉल्युबिलिटी। तो सॉल्युबिलिटी भी अब आपको मज़ीद अब क्लियर हो सकती है टर्म कैसे, कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हैं दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है स्टूडेंट्स के, ये क्यों इनसॉल्युबल है वाटर में। तो अब आपको पता है कि वाटर जो है वो आपके पास क्या है, पोलर मॉलिक्यूल है। क्या है, वाटर क्या होता है, पोलर होता है, जबकि अब ये क्या है, इनसॉल्युबल है वाटर में। तो इससे ये पता चला अब आपको कि ये क्या थे, नॉन पोलर। अब ये जो कि मैंने आपसे डिस्कस किया था
के जो आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं ये क्या होते हैं, नॉन पोलर होते हैं। पोल्स इनके अंदर क्रिएट नहीं होता क्योंकि कार्बन टू कार्बन बॉन्ड इनके अंदर मौजूद होता है। तो अब कार्बन टू कार्बन बॉन्ड होने की वजह से इनके अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं होता, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ना होने की वजह से क्या होते हैं, ये नॉन पोलर होते हैं। तो नॉन पोलर होते हैं और वाटर पोलर होता है। इसी वजह से स्टूडेंट्स अकॉर्डिंग टू लाइक डिजॉल्व लाइक प्रिंसिपल क्या कहता है कि पोलर चीज़ ही पोलर में डिजॉल्व होती है और नॉन पोलर में डिजॉल्व होती है। तो अब ये क्या होते हैं, नॉन पोलर होते हैं, जबकि वाटर पोलर है। सो इसी वजह से वाटर में सॉल्युबल नहीं होता, इट इज इनसॉल्युबल इन वाटर। सो ऑल द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं, जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड स्टूडेंट्स, वो वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं। और उसके पीछे रीजन मैंने आपको बता दी है कि वाटर जो है वो पोलर है, इट इज बीइंग पोलर, और जबकि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं दे आर नॉन पोलर, और इसी वजह से ये दोनों आपस में एक दूसरे के अंदर सॉल्युबल नहीं होते। सो दीज जनरली डिजॉल्व इन नॉन पोलर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। तो यही वजह है कि नॉन पोलर होने की वजह से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नॉन पोलर होते हैं, तो ये नॉन पोलर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में ही डिजॉल्व होते हैं। अब वो नॉन पोलर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट कौन कौन से हैं, लेट्स सपोज एग्जांपल हम ले लेते हैं, एक बेंजीन हो गया, इसी तरह पेट्रोलियम एथर हो गया। इसके अलावा भी नंबर ऑफ एग्जांपल्स जो हैं वो स्टूडेंट्स ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स की हैं, उनके अंदर जो है ये जो है वो आपका जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो उनके अंदर क्या होते हैं, सॉल्युबल हो जाते हैं। नॉन पोलर जो हैं वो नॉन पोलर होने की वजह से नॉन पोलर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में ही डिजॉल्व होते हैं। तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में जो है ये आज का लेक्चर मेरा कंप्लीट हो गया है। इस लेक्चर में जो मैंने आप लोगों से जो इम्पॉर्टेंट फीचर्स जो हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की डिस्कस की, जो मैंने टॉपिक था जैसे कि फीचर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, तो होप्स हो कि स्टूडेंट्स ये सारी जो फीचर्स हैं मैंने आपसे जो डिस्कस किए हैं तो वो आपको क्लियर हो गए हैं। तो स्टूडेंट्स इस लेक्चर से रिलेटेड अगर आपको कोई भी पॉइंट जो है वो क्लियर नहीं हुआ तो वो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।